पैसा आता है ना तो अशांति लेके आता है, बात तो समझिए सर। पैसा रखूं कहाँ, इन्वेस्ट करूं कहाँ? चलिए सर, आप अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जो शायद अपने आप अपने दिमाग के एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ये जरूर चाहता हूँ, मनोज सर को भेज देना पॉइंट आपका, वो आ जाएगा मेरे पास। सच है, मैं यहाँ पर पॉइंट काटने के लिए आया था। आप जितने पॉइंट रखोगे मैं काटने के लिए यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल नहीं, शांति अशांति, पुण्य पाप, पैसा, माँ बाप, बीवी, बच्चे, एजुकेशन, पैसिव इनकम, ये वो, नॉमिनी, इंश्योरेंस, 7 प्रकार का इनकम, 10 प्रकार की रॉयल्टी, कंपनी, बड़ा नाम, बड़ा बिजनेस, एक्सपोजर, सत्कार, सम्मान, ये वो सब, कोई पॉइंट मायने नहीं रखता। अगर आप 50 करोड़ रुपए एक साल के कमा रहे हैं, उसे भी तो सम्मान मिलता है। उसके अंडर में एक बार जी सर बॉस, अमेरिकन लोगों से काम, यूरोप लोगों से काम, इधर उधर, वो बॉस ही होगा ना एक जगह पे। मैंने कई लोगों के सामने उस बंदे को बिठाया था, ये रियल स्टोरी है, पूना का बंदा है। मैंने कई लोगों के सामने, कई मैनेजमेंट के लोगों के सामने भी बिठाया, वो कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि वो जाता ही उसी के लिए है कि काटने के लिए आपकी बात। मैं भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, मोनसेंटो जैसी कंपनी में था, और मैं मक्का की जाति बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं, उसके लिए मैं जातियां बनाता था और लोग वहां पर आते थे। मोनसेंटो दुनिया की सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट था R&D में, चाइना में। अच्छा लग रहा है आपको? वहां पे पहला मैं ऐसा इंडियन था जो वहां पे पोजीशन पे पहुंचा था। तो हम लोग R&D में मक्का की जातियां बनाते थे और सब दुनिया भर के सब लोग आते थे, और लोग आते थे कि आपके एरिया में कौन सी जाति चलती है वो सिलेक्शन करो। और मोनसेंटो में ये नहीं बोलते थे कि आप सिलेक्शन करो, आप लोग रिजेक्शन के लिए आओ। आप जितनी लड़कियों को देखते हो ना शादी के दौरान, तो हाँ जी बड़े खुश हो। शादी की उम्र है क्या? सवाल जवाब आखिरी में करना है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि वो पॉइंट आप मनोज सर को भेज दीजिए, हम आगे बढ़ चुके हैं उससे। आप अभी भी वही वाली ट्रेन में बैठे हैं। दिमाग उधर से निकाल दो सर, क्योंकि आज ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में मुझे डालनी है। मोटिवेशन तो बहुत मिलेगा सर। आज मोटिवेट नहीं होगे, आज उछल कूद करोगे आप यहाँ पे। आज यहाँ से बंदा निकलेगा तो आग के साथ में निकलेगा, आग लगा के निकलेगा, पूरे मार्केट में आग लगा देगा। ये बंदे को बनाना है अपने को। ये पहले वाला डॉक्टर मोहन नहीं है, ये आज का डॉक्टर मोहन है। आज का ही ट्रेनिंग होगा, TTT होगा। आज हमें ट्रेनर बनाने हैं, कोई हमें किसानों का लेक्चर देना नहीं है, ना ही कोई किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, सब बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हुए हैं, बराबर है। तो वहां से जब बायोटेक्नोलॉजी में हम जातियां निकालते थे कि ये वैरायटी हमारी मक्का की, सब वैरायटीज लगी रहती थी, ऑल ओवर वर्ल्ड की लोग आते थे वहां पर रिजेक्शन के लिए आते थे। जैसे कि आप शादियों के लिए जाते हैं लड़की देखने के लिए, वो चाय बिस्कुट ले आती है और इधर माँ चालू हो जाती है कि मेरी बेटी को घर का काम आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, सब कुछ बता देती है। बेचारा ये बंदे के ऊपर का हाथ होता है, ये पढ़ा लिखा ना हो, कुछ भी करता हो, या इसे कोई जानता भी ना हो, बट लड़का बड़ा रिजेक्ट कर देता है लड़की को। वो लोग रिजेक्शन के लिए आते थे। और मैंने एक ही पॉइंट किया था कि साले मैं पूरा साल भर तक आप लोगों के लिए रिसर्च करता हूँ, जातियां बनाता हूँ, उसे उगा के मार्केट में आपको दिखाता हूँ, और आप लोग जो है इसमें रिजेक्शन के लिए आ जाते हैं। बड़ा दुख होता है इसमें। मैं ये कहता था कि जब भी आप रिजेक्ट करोगे, आपको एक रिमार्क वहां पे लिखना पड़ेगा कि आपने रिजेक्ट क्यों किया, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्योंकि आप जब मेरी दिमाग को चैलेंज करोगे, मैं भी आपके दिमाग को चैलेंज करूंगा। तो बंदा रिजेक्ट करते समय वो पहले देखता था, पहले ऐसे करता था, डॉक्टर मोहन को जवाब देना पड़ेगा।
तो रिजेक्शन, नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि ठीक है क्या कोई जवाब मतलब कोई ये नहीं है, ये भी ठीक है। फिर मीटिंग के लिए बैठते थे ओवर द प्लेटफॉर्म, फिर बैठने के बाद में ठीक ठीक वाले सब खड़े हो जाओ। अब ये ठीक का मतलब क्या है? अब ये ठीक का मतलब ये है कि भाई ये ठीक है, जाति तो बेचेगा कहा, ये वियतनाम बेचूंगा। ओके, वियतनाम में ये जाति, मार्केट की साइज हमारे पास में है, तो वियतनाम में ये जाति कितनी क्विंटल बेचेगा, कितना बड़ा टर्नओवर करेगा। तो मेरे प्रेसिडेंट जो मेरे वो देखते थे, तू साला R&D का है कि मार्केटिंग का है, सेल्स का बंदा है, तू फिगर पूछ रहा है, मेरा भी काम कर रहा है। मैंने कहा नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक्स, जो अपना नाम कमा सकता है वही जाति निकलनी चाहिए। वही सोच के हमने पूरे प्रोग्राम बनाए थे कि ये जाति जब निकलेगी कहीं ना कहीं मार्केट करेगी और ये अपना नाम रोशन करेगी। रोशन का मतलब पैसा ही होता है, नाम रोशन करेगी मतलब पैसा लाएगी, बिजनेस लाएगा, और बिजनेस लाएगा तो बिजनेस एक्सेलरेट करेगा। तो सवाल अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, रिजेक्टेड नहीं है। मैंने कहा ये वहां से भाग रहे थे, अब सवालों के जवाब। तो इसी तरीके से है, जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हो, बताते हो, अपनी सोच को इस तरीके से चेंज करो, बुलंद करो कि आप अलग तरीके से लोगों को प्रेजेंट करना चालू करें। मैं बड़ा मतलब कल एक सक्सेस स्टोरीज मैंने मनोज सर को बताई थी। उन्होंने कल मुझे अच्छा खाना खिलाया, काठियावाड़ी खाना खिलाया, बहुत कल खर्चा किया था। खाना खाना बड़ी मुश्किल की बात है भाई। कल उन्होंने अच्छा खाना खिला दिया मुझे, बट मैंने भी रिटर्न में एक बता दिया कि एक चीज है, अगर कोई बंदा आपसे कन्विंस नहीं हो रहा है, इफ somebody is not getting convinced about yourself, then get confused to him, उसे कंफ्यूज कर दो। अगर वो आपकी किसी बात से अगर सहमत नहीं हो तो आप उसे कंफ्यूज कर दो। सहमत नहीं है तो जवाब देना पड़ेगा, सहमत है तो जवाब देना पड़ेगा। तो वो ये पूछेगा नहीं भाई मैं तो हम भर दे, तू दोनों भी जवाब मुझे नहीं देने हैं। ये किया जा सकता है, ये हर एक के साथ में ये हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है। से लोगों को सोचना चाहिए। मैं किन लोगों को बता दूं, ये साहब ये सब पटेल लोग हैं, अमेरिका डरती है आप लोगों से, बट आगे चल के डॉक्टर मोहन से डर पड़ेगा। मैं भी बड़ा डाकू आदमी हूं। एक और सक्सेस स्टोरी आएगा इंडिया ग्रुप की, मैं बताऊंगा कि लोग किस तरीके से सोच के अपना बिजनेस करते हैं। लेक्चर से निकलने के बाद में हर एक का दिमाग ओपन होना चाहिए। आप लोग यहां से निकलने के बाद में ये सामने बैठे हुए सभी सीनियर अपना अपना टीम लेके खड़े हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए आपसे कुछ बतियाएंगे, बात करेंगे, आपसे कुछ बताएंगे। ओवर द पीरियड डॉक्टर मोहन ने तो ये बता दिया, बट अपने को करना क्या है इसके बारे में ये बताएंगे। मैंने देखा है ग्रुप बना के ऐसे खड़े हो जाते हैं, सब होता है ना। कुछ अलग सोचने के लिए और एक सक्सेस स्टोरी है। एक बंदा है, किस स्टेट का है ये भी नहीं बताऊंगा, साउथ इंडिया का एक बंदा है। साउथ इंडिया में उसने जब बाहर निकला था मीटिंग से, उसने अपनी टीम को बुला लिया। रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर था वो। अब मुझे रैंक भी पता चल गई प्रकाश साहब, अब नहीं उल्लू बना सकते मुझे। आरटीसी था, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर। अपनी टीम को लेके खड़ा हो गया। उसने सबको ये बोल दिया कि भाई साहब डॉक्टर मोहन ने जैसे बोला है, हर एक जन खड़े हो जाओ, सामने आ जाओ और बता दो, अपनी एक एक गांव में एक एक सक्सेसफुल प्लॉट खड़ा करो, अपनी जेब से पैसा डाल के। चावल की खेती वहां पर होती है। चावल की खेती में 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा होता है अपनी ट्रीटमेंट, जबकि किसान 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा करता है। चावल की खेती में 15,000 खर्चा करता है, अपना 8 से 10 हजार रुपए खर्चा होता है। तो सबको बोला उसने, उसकी टीम में, आरटीसी के टीम में उसने सीधा बोल दिया, 100 लोग थे उसके,
100 लोगों को बोला कि आप 100 में से जो लोग 10,000 रुपए खर्चा करना चाहते हैं वो सामने आइए। 50 लोग सामने आ गए। उन लोगों ने बोला कि हम 10,000 खर्चा करेंगे। आगे सामने 100 लोगों ने बोला कि हम अपनी गांव में एक प्लॉट ऐसा खड़ा करेंगे जिसको ये बोला जा सके कि ये इंडिया एग्रो का प्लॉट है, ये खर्चा मैंने किया है और ये प्लॉट आपको एग्जीबिशन के लिए तैयार है। विश्वास था उसे कि इंडिया एग्रो से हम बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो सक्सेस आएगा ही। जब यमा लाइफस्टाइल का कॉन्फिडेंस है तो इंडिया एग्रो पे इतना ही कॉन्फिडेंस आप लोगों ने रखना चाहिए। जब मैं किसी किसान को बोलूंगा किसी प्रोडक्ट के बारे में तो बड़ी आप कॉन्फिडेंस से बोलना, क्योंकि ये प्रोडक्ट डॉक्टर मोहन ने बनाया है। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। हाँ, स्पीकर जरूर हूं, बात आता है। ये मेरी बीवी ने बोला था मुझे। जब बीवी सर्टिफिकेट देती है ना, तब आपको जिंदगी में किसी भी बंदे का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आती है जो आपको सर्टिफिकेट देती है कि आपको बात करना आता है। क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो वो बात नहीं करती, और जब वो बात करती है तो मैं बात नहीं कर सकता। ये बात हर एक के साथ में होती है। खैर, वो बंदे ने 100 लोगों को कन्विंस किया 10,000 खर्चा करने के लिए, और 100 गांव में एक एकड़ का एक प्लॉट खड़ा हो गया चावल का। चावल की खेती होती है 120 दिन की। 100 डेज के बाद में सक्सेस स्टोरी आई। किसान खुद कन्विंस हो गया, और जो लीडर लोगों ने 10-10 हजार लगवाए थे वो 10,000 के अगेंस्ट में गांव के सब लोग कन्विंस हो गए। यस, क्या प्लॉट खड़ा है बॉस, हमारी खेती, इसके खेती के सामने कुछ नहीं है। मेरी साड़ी इसकी साड़ी से सफेद कैसे। एडवर्टाइजमेंट है पर दिल के लग जाते हैं, लेडीज के दिल को लग जाती है कि सफेद साड़ी, और मेरी बगल वाली की साड़ी से मेरी साड़ी सफेद कैसे, ये है निरमा। जब वो अपना प्लॉट बोल रहा था, खेत में जो दिख रहा था, जो दिखता है ना, आज ये आनंद भाई थे गाड़ी में आते आते, बहुत सिखाते हैं ये लोग मुझे। आनंद भाई हो, मनोज सर हो, बहुत सिखाते हैं। मैं सोया हुआ था, क्यों सोया था कि नहीं, आंखें बंद करके सो रहा था, इनकी बात सुन रहा था। ये लोग यही बोल रहे थे। प्लॉट खड़े हो गए, प्लॉट में पैसा खर्चा किया, प्लॉट अपने आप दिखने लग गया है। अगल बगल के सब किसान परेशान, हैरान, मेरी साड़ी से इसकी साड़ी सफेद कैसे। फिर उस बंदे ने, जो रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर था, उसने कहा कि अब ये बैनर लगवा दो अपनी प्लॉट के ऊपर में, पता तो चले। क्योंकि तब तक बैनर नहीं लगवाया था, क्योंकि बीज किस कंपनी का है, कौन सी कंपनी का ट्रीटमेंट लगवाया था, ये अपने आप हर एक के जहन में सवाल छूटना चाहिए। हर चीज अगर रेडीमेड मिलती है तो बंदा नहीं बनता, बंदा नहीं बनता। अपने बच्चों के साथ भी ये करते समय आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। सब सुख सुविधा अगर उसे दोगे तो पसीने का कीमत नहीं पता चलेगा। पता चलता है, मेरा बेटा, मैं तो पहले से करोड़पति था, क्योंकि थोड़ा दिमाग था तो पैसा अच्छा कमा लेता था। कि जब से नौकरी में लगा तो मैंने नौकरी वही की जहां पे अच्छा पैकेज मिलता था। तो बेटे को मैंने आखिरी तक बस से भेजा, कभी ड्राइवर नहीं भेजा। हर एक चीज का उसको फर्क पड़ता था, पसीना भी आता था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती थी। सब लोग साला वो 5 स्टार खाते थे, मेरे बेटे को तो इक्लियर्स मिलता था। क्योंकि पैसे की एक एक अहमियत सबको समझनी चाहिए। प्लॉट खड़े हो गए, बैनर लग गया, तब किसानों को पता चल गया, अरे इंडिया एग्रो कोई कंपनी है, बट नीचे तो कोई लिखा ही नहीं कि ये क्या चीज है, दवाई का कंपनी है कि बीज का कंपनी है, पता ही ना चला। अपने आप उसकी दिल में और एक क्यूरियोसिटी चालू हो गई। क्यूरियोसिटी चालू होने के बाद में वो किसानों को पूछने लगे, इंडिया एग्रो क्या है भाई, क्या है, इंडिया का ग्रो है, इंडिया का एग्रो है, क्या है। पता चल जाएगा, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। उसने ये बोला कि हर एक प्लॉट के ऊपर में 10-10 गांव से 100 लोगों को ले आओ और अपना प्लॉट दिखाओ। 10 गांव से 100 लोगों को। क्यों 10 गांव बोला है, क्योंकि वही 10 गांव में डायमंड बनना है।
100 लोगों को ले आया, हर गांव से 10 लोगों को ले आए, क्योंकि एक गाड़ी में 10 लोग बढ़ जाते हैं। टेम्पो ट्रैवलर में एक गाड़ी में 10 लोग आ जाते हैं, तो ये लोग आ गए, सबको एक एक समोसा कचौड़ी दे दिया मिर्च के साथ में, और प्लॉट दिखा दिया। किसानों ने ये बोला कि मैं पहले ये करता था, वो बीज लगवाता था, मुझे इतनी उपज आती थी, आज मुझे लग रहा है कि ये उपज आएगी। और सब लोग देख के हैरान परेशान कि मेरी गाड़ी, मेरे खेत में जो चावल लगी है उससे ये चावल अच्छा है। और खर्चा कितना किया, क्या किया, 100 प्लॉट में 100 लोग आए। कितने लोग आए सर? 1000 लोग आ गए। 1000 लोगों को 5 रुपए का समोसा दिया। कितना खर्चा हुआ? 5000 का खर्चा हुआ। जब 1000 लोग आए, 1000 लोगों ने कन्विंस हो गए। अब उसने ये बोला, देखिए कौन सी बात कब रखनी चाहिए, ये भी बड़ा मायने रखता है। उस समय उसने बोला कि ये कंपनी की दवाइयां बहुत अच्छी है, ये एक प्रकार से ये कंपनी की दवाइयां ऑर्गेनिक भी है, हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं, और जो चावल खाएगा वो भी अपने को दुआ मिलेगा। भाई साहब, दुआ वाले कौन है? हाँ। अगर ऑर्गेनिक चावल खाओगे तो कोई ना कोई दुआ देगा कि नहीं देगा आपको। तो ये सब बातें होने के बाद में 1000 लोगों ने साइन अप कर लिया, और साइन अप करने के बाद में ग्रीन तो करनी नहीं है, जब परचेज करेगा तो ग्रीन करनी है। अब उसने ये बोला कि अगर ये 1000 लोग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, अगर आप रीपरचेस करते हो तो आपकी अकाउंट में सब्सिडी आएगी कंपनी की तरफ से। बात क्या बोला? पे आउट नहीं आएगा, आपके अकाउंट में सब्सिडी आएगी। आप लोगों के दिमाग को ओपन करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहा हूं, ठीक है सर? क्योंकि एग्रो बताने से पहले आपको इंपॉर्टेंस देखना बहुत जरूरी है। उसने बोला कि आपको 9% आपकी अकाउंट में, ऐसी कौन सी कंपनी है दुनिया में जो प्राइवेट कंपनी जो आपकी अकाउंट में सब्सिडी देती है? बढ़िया है, किसान को अपील कर दिया, क्योंकि सब्सिडी वर्ड ही ऐसा है कि अगर सब्सिडी आपको मिलती है तो इंडिया में देखो ना, कहीं पर आपने लिखा कि यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, पहले लाइन लग जाती है, वहां पे लगती कि नहीं लगती है? क्योंकि वो वर्ड ही ऐसा है कि सब्सिडी, ललचा जाता है आदमी। लोगों ने सब्सिडी मिलते ही फॉर्म भर दिए। रीपरचेस भी चालू हो गया। मेरी भी खेती में मुझे दवाइयां चाहिए, वो दुकानदार से मैं जब दवाई लाता हूँ वो तो कभी सब्सिडी मिलती नहीं है, आपकी कंपनी से सब्सिडी मिलती है, मुझे दवाई तो छिड़कनी है। अब वो सब्सिडी भी आ गई, उसने ज्वाइन कर लिया। 1000 लोगों को और बताया कि पता है, क्योंकि अगल बगल के 2 खेतों में झगड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? गांव में आपने देखा है कि बाउंड्री के ऊपर में आपके झगड़े होते ही है खेत वाले के। बट इसने उसे क्या बोला, अगर आप बगल वाले को बताओगे ना कि क्या आपने दवाई इस्तेमाल, और आपकी बात सुन के अगर उसने परचेस कर लिया ना, तो 60% उसे भी आएगी और आपको भी आएगी सब्सिडी। क्या बात कर रहे हैं भाई? नट्टू भाई का भी पैसा मुझे आएगा और मेरा भी आएगा, ये बढ़िया है। अब तीसरा, उसने अगर किसी को बोला ना तो वो बंदे बगल वाले को भी आएगा और तुमको भी आएगा। कारवा बढ़ता गया, 1000 लोगों से 2000 हो गए, 3000 हो गए, वो डायमंड बन गया। और जो किसान जिसको सब्सिडी मिली, उसने क्या बोला कि सर आपने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे दी, आपने मेरे खेत के ऊपर में 8000 रुपए 10,000 रुपए खर्चा किया और मैंने आज 50,000 कमा लिया है, ये 10,000 आपका वापिस। आपने क्या किया था, 5 महीने के लिए आपका जेब से निकाल के 10,000 रुपए किसी के हाथ में दिया था, उसने वो पैसा वापिस भी कर दिया। क्योंकि दुनिया में किसान सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी होता है और उससे ईमानदार आदमी कोई जिंदगी में नहीं मिलेगा। पैसा वापिस आ गया, ब्याज के साथ में आ गया। ब्याज कितना मिला? 70 मिल गई आपको। ये हॉट लिस्ट थी क्या? ये कोई वार्म लिस्ट थी क्या? सोच डिफरेंट थी, डिफरेंट। ये डिफरेंट सोच के साथ में अगर आप जाओगे और आंखें खोल के अगर आप सीनियर्स को फॉलो करोगे और इंडिया ग्रो का दामन अगर आप थामे रहोगे
तो अगले 2 साल में यहाँ बैठा हुआ हर शख्स डायमंड बन सकता है। अब मैं बोल रहा हूं करके डायमंड बनोगे आप? नो नहीं, कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अपनी डायरी, पेन और कैलकुलेटर पे खोल के रखिए, कैलकुलेटर खोल के रखिए, मैं आपको बताता हूं। डायमंड बनने के लिए कितना टर्नओवर करना पड़ता है सर? ICR 4 लेग पे काम करना पड़ता है ना। और डायमंड बनने के लिए कितना टर्नओवर चाहिए? 20 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, बराबर है सर? यस नहीं, गलत है। मैंने टर्नओवर पूछा, आप बीवी की बात कर रहे हैं। 20 करोड़ का बीवी चाहिए, टर्नओवर कितना चाहिए? 27 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, बराबर है? हर बात में ध्यान देना सर, कैलकुलेशन कर रहे हैं आप। 20 करोड़ का टर्नओवर नहीं चाहिए, 27 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, 20 करोड़ की बीवी चाहिए। अब 20 करोड़ की बीवी के लिए मान के चलिए कि 20 करोड़ का टर्नओवर आपको करना है, 27 करोड़ का टर्नओवर करना है आपको, बराबर है? अब 27 करोड़ के टर्नओवर को अगर 1000 से डिवाइड करो, ये 1000 क्या है बताता हूं, करो बताओ क्या आंसर आता है? 2,70,000 का आंसर आया, बराबर है? ये 1000 क्या था? ये 1000 वो बंदे हैं जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं, सही है? अगर आपकी टीम में अगर 1000 लोग नहीं है तो डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्यों काम कर रहे हो यार? कुछ करना है तो 1000 एक्टिव लोग आपकी टीम में चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये 1000 से आपने 2,70,000 आ गया, बराबर है? ये एक एक बंदा जो 1000 में से है, हर एक बंदे को 2,70,000 का टर्नओवर करना पड़ेगा, बराबर है? चाहे वो इयॉन का हो, चाहे फिर इंडिया ग्रो का हो। ओके, इंडिया ग्रो का आसान पड़ता है। 2,70,000 में कितने 95 आते हैं? करो कैलकुलेट, इतने बेच पाओगे? बट इतने इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट बेच पाओगे आप, वो मैं बताता हूं। खैर, आपने इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट बेचो या इयॉन के प्रोडक्ट बेचो या किसी के भी प्रोडक्ट बेचो, 2,70,000 का टर्नओवर एक बंदे को करना है। अपना एक प्रोडक्ट 1500 का हमने कैलकुलेशन किया था। अब 70,000 को 1500 से डिवाइड करो, करो करो, 180 का फिगर आया, बराबर है? कितना आसान फिगर है। 1000 लोगों को, हर एक बंदे को 2,70,000 का टर्नओवर करना है। उसकी अगेंस्ट में उसे 180 पीसेस बेचने हैं, मात्र ओनली एक बंदे को 180 पीसेस बेचने हैं। अब 180 पीसेस बेचने हैं, अगर आप शुरू करते हैं तो किसान को आप क्या बोलते हो कि 2 भूवस्त्र डालना है, किसान को बोलते हो नहीं? 1 एकड़ में 2 भूवस्त्र डालना है। अब 180 को डिवाइडेड बाय 2 करिए, कितना आया? 90 आया। अब 90 को मुझे बताओ कि 1 एकड़ में क्या 2 ही पैकेट जाएंगे? 2-3 प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अपनी तो जोड़ी जाती है, 2 भूवस्त्र ग्रोमेजिक एडवांस का 1 पैकेट, यहां तो 3 चले गए, 2-3 प्रोडक्ट जाते हैं। मतलब 90 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आ गया? 30 आ गया। एक बंदे को सिर्फ और सिर्फ 30 एकड़ में काम करना है, और एक बंदे को 30 एकड़ में आपको काम करना है, और ऐसे 1000 बंदे आपको चाहिए। मतलब कितना एकड़ हो गया? कितना एकड़ हो गया सर? क्या बनिए है यार? 30,000। 30,000 हो गया? 30,000 एकड़ आपको काम करना है, कर पाओगे? एक एक गांव में 1000-2000 एकड़ होता है। एक छोटे से गांव में 2000 एकड़ होता है। आप अगर 10 गांव लेते हैं, उसमें से इतना धंधा कर लोगे? कर लोगे सर? यस कितना आसान है। जब आप कैलकुलेट करते हो तब आसान है। आप एक सीनियर बंदा अगर अपनी टीम को अगर ये संस्कार देता है कि एक बंदे को 30 एकड़ में काम करना है, तो वो नीचे भी तो टारगेट देगा, वो उसके नीचे टारगेट देगा, वो उसके नीचे टारगेट देगा। आपके लिए आसान है। हर आईटीसी ने 10 लोगों को टारगेट देना है,
वो नीचे 10 लोगों को टारगेट देगा, वो नीचे 10 लोगों को टारगेट देगा। 1000 तो ऐसे ही हो जाते हैं सर। आपके नीचे ही 1000 चाहिए ऐसे नहीं, आपके नीचे 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 1000 लोगों की टोली बन गई। आप डायमंड बनना सिर्फ एक सीजन में डायमंड हो सकता है, एक सीजन में डायमंड हो सकता है आदमी। ये बात समझ में आई सर? आ गई कैलकुलेशन? कितना आसान है, तब भी इतनी ही कंजूसी से ताली बजा दोगे। देखें आप लोगों ने, आपके सीनियर लोग अपनी एक एक बोतल लेके बैठ गए, मेरे को किसी ने बोतल नहीं दी। मजाक कर रहा हूं, बड़े सीरियस हो गए थे लोग। 1000 लोग कहां से लाना, सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? अगर आज भी आप नहीं सोचोगे, जो हम आपको बिल्कुल पूरी परोस के थाली दे दी है, आपका कैलकुलेशन हमने आपको बता दिया कि व्हाई इंडिया ग्रो, इसका जवाब आपको मिला। एक सीजन में एक बंदा डायमंड हो सकता है। किस तरीके से डायमंड हो सकता है? 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी, कैलकुलेशन बता दी। और क्या बताओ यार, हर शख्स डायमंड बन सकता है, नहीं बन सकता है? यहाँ पर बन सकता है। आज जो लोग नहीं आए ना शैलेश भाई, वो अपनी नसीब को कोसेंगे। उनके नजर से आज डायमंड बनने का मौका गुजर गया है। और ये वीडियो उसी को दिखाना जो आप शूटिंग कर रहे हो ना, जो यहाँ पर आए हैं, उन लोगों को मत बताना जो यहाँ पे नहीं आए हैं, अपनी बीवी की पल्लू से बांध के बैठ गए हैं। डायमंड बनना है तो ट्रेनिंग को आना पड़ेगा, और डायमंड बनना है तो डॉक्टर मोहन का लेक्चर सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे। अभी तक तो असली मुद्दे पे आए नहीं थे, 11:52 हो गया। अब मैं बताता हूं इंडिया ग्रो। भाई इंडिया ग्रो, इंडिया ग्रो का बिजनेस क्यों करना चाहिए? कुछ सवाल आपके किसानों के पास में आते हैं, किसानों के सवाल आते हैं आपके पास में कि सर अगर आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो तो क्या हम पिछले साल तक केमिकल की खेती कर रहे थे, क्या हम इमीडिएटली केमिकल की खेती छोड़ के ऑर्गेनिक खेती करना चालू कर देंगे? तो क्या हम कर सकते हैं? पहला सवाल आता है सबको आता है? yes. उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। बट जब भी अपने आप को आप प्रेजेंट करोगे तो उसे ये मत बताना कि हम एग्रीकल्चर की कंपनी है, ये बताना। बट उसे ये मत बताना कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की कंपनी है। कभी भी अपने आप को उसको जब बताओगे उस समय ये जरूर बताना ये भी एक केमिकल के साथ में खेती करने का मौका है, और ये भी एक ऑर्गेनिक के साथ में खेती करने का एक मौका है। दिस इज ऑल्सो वन पैटर्न, दिस इज ऑल्सो अ वन पैटर्न। इसके साथ भी आप जा सकते हैं, इसके साथ भी आप जा सकते हैं। इसके साथ में आपने क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक की खेती करोगे तो आप नेशन बिल्डिंग का काम करोगे, आप पर्यावरण के लिए काम करोगे, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए काम करोगे, आप पूरी दुनिया को बचा पाओगे, आप पॉइजन फ्री फूड दे पाओगे। ये भगवान का काम है, ये आप करने जा रहे हो। दूसरा सवाल उसका आता है, सर अगर मैं ये खेती कर रहा हूं तो क्या मुझे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा? क्या खेती में मुझे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा पर एकड़? तो उसका जवाब है नहीं, आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बल्कि आपका खर्चा तो हम आधा करने आए हैं और आपकी उपज हम दुगनी करने आए हैं। वो ये पूछेगा कि सर हमने आज तक ये सुना था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते समय या आयुर्वेदिक दवाइयों के रिजल्ट स्लो होते हैं, तो क्या हमें किसी भी प्रकार से उपज में नुकसान होगा? नहीं होगा। ये अपने दिमाग से उसकी निकालना पड़ेगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां स्लो रिजल्ट देती है। आयुर्वेदिक दवाइयां रिजल्ट देती है, उतना ही फास्ट देती है और लंबे समय तक रिजल्ट देती है। और यही खासियत है हमारे ऑर्गेनिक खेती की। यही हम 3 जवाब आपको देने हैं।
तब ये 3 जवाब देने के बाद में उससे ये लगेगा कि हाँ, बंदे में दम है और दवाई में काम करने का जुनून है। ये समझ में आता है। ये 3 सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, हम लोग क्या है, ये आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंडिया एग्रो के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप तक ले चुके होंगे, बट कुछ ये समझना बहुत जरूरी है, हम कौन है, ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। इंडिया एग्रो क्या है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ये चर्चाएं होती है कि केमिकल की कंपनी और केमिकल की अगर खेती छोड़नी है तो 2 चीजों की खेती कर सकते हैं। 2 चीजों में बड़े किसान कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, सरकारें कंफ्यूज रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 2 चीजें होती है, एक तो जैविक खेती, खेती के बारे में जैविक खेती होती है, और एक सेंद्रीय खेती जिसे ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं। 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर सेंद्रीय खेती है और ऑर्गेनिक खेती है, सॉरी जैविक खेती है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों को एज अ ट्रेनर समझना चाहिए। अगर जैविक खेती है वो खेती, जो खेती उन दवाइयों के साथ में की जाती है, उन खाद के साथ में की जाती है जो आप जिसमें किसी भी प्रकार का जीव हो, वो है जैविक खेती। या तो कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, कोई फंगस हो, जो दवाई के साथ में आप खेती करते हैं, जो खाद के साथ में आप खेती करते हो, वो है जैविक खेती। और ऐसे कोई पदार्थों से जो नेचुरली पाए जाते हैं, इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई पॉइजन नहीं होता है, चाहे वो पौधे का रस ही क्यों ना हो, चाहे वो गोबर ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ चीजें और भी क्यों ना हो जो नेचुरली हमें मिलती है, ऐसी चीजों से जो खेती की जाती है उसे सेंद्रीय ऑर्गेनिक खेती बोला जाता है। अब आप ये समझिए कि दोनों में क्या अंतर है। दोनों में यह अंतर है कि जैविक खेती अगर आप करने जाते हैं उसे फोटो सेंसिटिव होता है, या अगर वो खेती टेम्परेचर। अब टेम्परेचर सेंसिटिविटी मतलब अगर आपके खेत का टेम्परेचर अगर 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में चला जाता है, जाता है क्या? अगर आपके खेती का टेम्परेचर अगर 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में चला जाता है तो आप ये समझिए कि आपकी खेती में जैविक दवाइयां या फिर जैविक जो खाद है वो काम नहीं करता है, वो जीव मर जाते हैं। अब आपने जो डाला है वो तो या तो मट्टी है या फिर वो पानी है, वो जीव काम नहीं कर रहे हैं। या फिर टेम्परेचर अगर आपके खेतों का टेम्परेचर अगर माइनस में चला जाता है, 7 डिग्री से अंदर आ जाता है, तो ये दवाइयां जो जैविक खाद की दवाइयां है ये काम नहीं करती है। आपके क्षेत्र में जो टेम्परेचर की रेंज है, क्या इस टेम्परेचर की रेंज में आता है? अगर हाँ आपका जवाब है तो जैविक खेती आपके लिए नहीं बनी है। अब बात बचती है कि ऑर्गेनिक खेती, ऐसी चीजों से जो ऑर्गेनिक खेती की जाती है जिसमें नेचुरली पाए जाने वाली चीजें होती है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होता है। अगर आपकी खेती का टेम्परेचर अगर 50 के ऊपर भी चला जाता है या फिर -7 या 8 तक चला जाता है, जहां पे बर्फ पड़ती है, वहां पर भी आप अपनी दवाइयों के रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर रेंज में आप लोग हो, अगर आप हो तो आपके लिए ऑर्गेनिक खेती एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और आज हम ऑर्गेनिक खेती के बारे में ही बात करेंगे। हम किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई जीव नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट में कोई फंगस, बैक्टीरिया, वायरस ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। ये फोटो सेंसिटिव नहीं होते, ये टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते। और हमारी सभी दवाइयां जो वृक्ष आयुर्वेदा से बनी है, किससे बनी है? वृक्ष आयुर्वेदा से ये बनी है। अब ये वृक्ष आयुर्वेदा क्या है? ये वृक्ष आयुर्वेदा ये यजुर्वेदा का एक पार्ट है। आयुर्वेदिक दवाइयां आप जानते ही हैं, आप लोग बेचते भी होंगे आयुर्वेदिक दवाइयां, आप लेते भी होंगे आयुर्वेदिक दवाइयां।
आयुर्वेदा में 3 पार्ट आते हैं। एक आता है वृक्ष आयुर्वेदा, दूसरा आता है आयुर्वेदा फॉर ह्यूमन बीइंग जो आप आज बेच रहे हो, और आयुर्वेदा फॉर वेटरनरी जो पशुओं के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां होती है। ये 3 आयुर्वेदा के बारे में अपनी वेदों में लिखा गया है। अपनी वेदों में इतना रिच सोर्स है, ये वेदों में लिखा हुआ है। कई साल पहले, हजारों साल पहले लिखा हुआ था। हम लोग भूल गए ना, हम गुलाम हैं, गुलाम। किसी गोरे ने आके हमें बता दिया कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर डालना होगा तब खेती होगी, आपको केमिकल पेस्टिसाइड डालना होगा तब खेती होगी। आज भी आप देखो कि केमिकल खाद की कंपनियां या फिर केमिकल पेस्टिसाइड की कंपनियां कहां की है? बाहर की कंपनी है। यही लोग हमें बताते हैं 100 साल पहले क्या अपनी खेती में कोई केमिकल जाता था सर? अपने दादा परदादा, उनके भी दादा को पता था, वो नेचुरली फार्मिंग करते थे, नेचुरली सब उगाते थे। बट कोई गोरा आया, अंग्रेज आए, हमें बता के गए। पहले जब यूरिया लॉन्च हुई थी 2 किलो का पैकेट था, 50 किलो का हो गया, अब 40 किलो का मिलता है। लेकिन मिलता है 2 किलो का पैकेट था जब उन्होंने लॉन्च किया था। वो बोल थे कि 2 किलो ही यूरिया खेत में जाना पड़ेगा, इतना ही सफिशिएंट है। आज तो पता चलता है कि 40 किलो की 10 बोरियां डाल देता है 1 एकड़ में। डालता है नहीं डालता है? कोई 5 बोरियां डालता है, कोई 6 बोरियां। जेब का वजन देख के वो बोरियां डालता है। खेत में कितनी जरूरत है ये किसी को नहीं पता, जरूरत है भी कि नहीं ये किसी को नहीं पता। हम अपनी जांच करते हैं। सीएम साहब का फोन आया था, उन्होंने कितने कॉशियस होते हैं हम अपने हेल्थ के बारे में, होते हैं कि नहीं होते हैं? सब लोग चेकिंग करते हैं अपना अपना, डायबिटीज है, बीपी है, शुगर है, न जाने और क्या क्या चीजें है, सब कुछ चेक करते हैं। अपनी माँ का चेक करते हो आप लोग? अपने घर में है जो वो वाली माँ नहीं, अपनी खेत को भी तो माँ बोलते हो ना। उस माँ का आपके पास में कभी नहीं है। ये किसान नहीं करते हैं। जब तक आप अपनी हेल्थ कार्ड नहीं बनाते हो, सॉइल हेल्थ कार्ड बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में आपकी मिट्टी की जांच करती है। कोई नहीं बनाता, जांचता ही नहीं, परखता ही नहीं। हम गुलाम बने बैठे हुए ना, अपना वही ढकोसला चल रहा है। बगल वाले ने 4 बोरी यूरिया डाली कि ये 5 बोरी डाल देता है, और इसने 5 डाली कि वो 6 डाल देता है। ऐसी तो टर्नओवर आपका बढ़ रहा है, ये ऐसी खर्चा बढ़ रहा है, उपज नहीं बढ़ रही। हम लोग आज ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करेंगे, हम कोई केमिकल के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उन दवाइयों के बारे में बात करेंगे, उन दवाइयों के साथ में आज भारत में जिस प्रकार की खेती की जाती है, सभी प्रकार की खेती आप कर सकते हो। आपको किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी प्रकार की खेती कर सकते हो। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अगरतला से लेके हम मुंबई तक, हर छोर की जो भी खेती है वो सब कर सकते हैं। आज हम कंपैरेटिव बात करेंगे, हम व्यापारी आदमी है ना, हम कंपैरेटिव बात करेंगे कि केमिकल ये चलता था, हमारा ये चलता है, यहाँ पर हम बचा सकते हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये क्यों नीचे है, हम क्यों, सब कंपैरेटिव बात करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि हमारी दवाइयाँ महंगी नहीं है, हमारी दवाइयाँ सटीक है, कीमत कम है, हम उसका खर्चा आधा करने आए हैं, उपज उसकी दुगुनी डेफिनेटली हो जाएगी। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से अपनी दवाई बनी है। एक बार ताली हो जाए, तब तक मैं पानी पीऊं। अब मेरा पानी हुआ नहीं है, आपकी ताली बजती रहनी चाहिए। क्या हुआ ना सर, ताली क्यों बजा रहे हो पता है आप लोगों को? क्योंकि हाथों में कुछ पॉइंट्स होते हैं, इससे आपकी हेल्थ बनी रहेगी। और दूसरी बात क्या है, मैं आज एक मारवाड़ी के साथ में अहमदाबाद से यहाँ तक आया हूँ। मैंने उनको कल ही बोला था कि भाई मैंने नैनी भाई लाया नहीं, आज सब ठीक है, बीच बीच में बजा दिया करें, अच्छा लगता है। आज हम वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमारी दवाइयाँ वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से बनी है।
हमारी किसी भी दवाई में कोई पॉइजन नहीं है, हमारे किसी भी दवाई में कोई भी केमिकल नहीं पाया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, अगर इसमें कोई पॉइजन नहीं है, तो भाई साहब ये कीड़े को मारता कैसे है? ये सवाल आ रहा है आपके मन में? डेफिनेटली आता होगा, किसान यही पूछेगा आपको। तो अपनी फिलोसॉफी आप लोगों को समझनी चाहिए। मैं बार बार सालों से यही बता रहा हूं। में एक सवाल जरूर आता है, या फिर अपने मन आपने ये बिठा दिया है कि अगर किसी जीव को अगर खत्म करना है तो उस जीव को आपको पॉइजन देना पड़ेगा। अगर किसी जीव को आपको खत्म करना है, आज भी आप मच्छर के लिए वो लगाते हैं, लिक्विडेटर लगाते हो, वो मच्छर मारने वाली ये चीज लगाते हो, हीट मारते हो, ये सब कुछ आप करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि आपके दिमाग में यही चीज बैठी है कि अगर किसी को खत्म करना है देना पड़ेगा, नहीं तो उसका मर्डर करना पड़ेगा। यही आती है बात। बट किसी जीव को अगर खत्म करना है तो तीसरी बात भी है, वो हम भूल गए हैं। वो तीसरी बात मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आपको आपकी खेत में अगर कीड़े नहीं चाहिए तो भगा तो सकते हैं ना, मारने की जरूरत क्या है सर? हम अहिंसावादी है, हम पूरी तरीके से जैन फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। जैसे अपने कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने पहले ये बोला था कि अगर खेती की बात अगर करनी है तो किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये अपनी फिलोसॉफी थी। यही फिलोसॉफी को लेके आज इंडिया एग्रो आगे बढ़ रहा है। किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। अगर अपने किसी भी दवाई में अगर पॉइजन नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं पाया जाता है, तो कोई भी जीव इससे खत्म कैसे होता है? अपने आप खत्म होता है, हमारी दवाइयों से नहीं। हम कोई पाप नहीं कर रहे। तो फिलोसॉफी समझना बहुत जरूरी है। हम जब भी अपनी दवाइयों का छिड़काव किसी पौधे के ऊपर में करते हैं और पौधे के ऊपर में छिड़काव होने के बाद में वो कीड़ा आता है, आपकी पौधों को नुकसान करने की जब भी कोशिश करता है, कुछ खाने का कोशिश करता है, उस समय उसका सबसे पहले मुंह बंद हो जाता है। मुंह क्यों बंद होता है? क्योंकि अपने गले में जैसे टॉन्सिल्स होते हैं, उसके गले में मैंडिबल्स होते हैं और मैंडिबल्स चोकअप हो जाते हैं। जैसे अपने गले में भी जब बचपन में टॉन्सिल्स बढ़ जाते थे तो हम भी खाना नहीं खा सकते थे। माँ अपने को फिर वो पानी डाल के मिक्सी में ये बना के आपको खाना खिलाती थी, लिक्विड डाइट आपको देती थी कि नहीं देती थी? तो हम लोग उसका टॉन्सिल बढ़ा देते हैं, उसका मुंह बंद हो गया, मतलब खाना बंद हो गया, इनटेक बंद हो गया। पहली बात, उसका मुंह बंद हो गया। दूसरी बात उसके साथ में ये होती है, उसे ब्रेन स्ट्रोक होता है। ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी शरीर की क्रियाएं है, ये शरीर की क्रियाएं बंद हो जाती है और उसका शरीर शांत हो जाता है। तीसरी क्रिया उसके साथ में होती है कि जब ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो उसे पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, उसका शरीर आड़ा तिरछा हो जाता है। और चौथी बात उसके साथ में ये होती है कि उसकी शरीर से डिहाइड्रेशन होके पानी बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से ये कीड़ा 24 घंटे के अंदर में जब छिड़काव किया हुआ पौधे के ऊपर में खाने की कोशिश करेगा, तब खाने की कोशिश नहीं करेगा तो जिंदा रहेगा, आपकी खेत के ऊपर में जिंदा रह सकता है, नुकसान नहीं करेगा। अगर नुकसान करने की कोशिश करेगा तो 4 पॉइंट प्रोग्राम से वो मर जाएगा। अगर नहीं नुकसान करना है, नहीं खाना है, तो वो बगल वाले के खेत में चुपचाप चला जाएगा। वैसे आप लोग तो चाहते ही हो बगल वाले की खेती अच्छी ना हो, तो ये कीड़ा बगल वाले की खेती में चला जाएगा, वो भाग जाएगा आपकी खेती से। अगर कीड़ा दिखता भी है तो चिंता ना करें, वो नुकसान नहीं कर रहा। ये फिलोसॉफी आपको बतानी होगी। ये कोई भी सवाल कोई जनरल आदमी आपको पूछ लेता है कि केमिकल नहीं है, पॉइजन नहीं है, तो कीड़ा जाता कहाँ है, मरता कैसा है भाई साहब? तो इस तरीके से कीड़ा मरता है। कोई बता सकता है कि ये क्या फिलोसॉफी है? पहले क्या होता है? पहला मुंह बंद होता है, मुंह बंद होता है। दूसरा ब्रेन स्टॉर्म होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है। तीसरी बात पैरालिसिस। आप भी बोल सकते हो यार, सुन तो रहे हो आप। तीसरी बात क्या होती है? पैरालिसिस। इनकी आईडी निकाली है कि नहीं निकाली? हाँ जी, आईडी है आपकी? नहीं तो मुझे लगा म्यूजिक वाले हैं तो आईडी निकाल लेना सर, फुकड़ में लेक्चर नहीं करना किसी को। तीसरी बात क्या होती है सर? पैरालिसिस से अटैक होता है। चौथी बात डिहाइड्रेशन होकर पानी बाहर निकल जाता है। डिहाइड्रेशन होके पहले बोलना चाहिए
नहीं तो पानी बाहर निकल जाता है, मतलब कुछ और हो जाता है। तो ये 4 चीजों से फटाफट आपकी पेस्ट, जो कीड़ा आपकी खेत पर आ रहा है, वो कीड़ा खत्म हो जाता है। 24 घंटे के अंदर में आपको आपका पेड़ कीड़े से मुक्त मिलता है। ये बात आप लोग सबको पसंद होनी चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी दवाई किसी भी प्रकार का कोई पॉइजन नहीं है, हमारी दवाइयों में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, तो मुझे बताइए कि ये कौन बता रहा है? डॉक्टर मोहन बता रहा है ना। बट किसी ने तो इसको एंडोर्स करना चाहिए, कोई भारतीय कोई एजेंसी हमें बताना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक बोल रहे हैं ये। तो ये अपेडा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, APEDA अपेडा ये डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, उन सभी कंपनियों को या फिर ऐसी कुछ दवाइयों को NPOP सर्टिफिकेशन देते हैं। कौन सा सर्टिफिकेशन? NPOP, इंग्लिश वाला NPOP, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अगर आप नहीं लिख पाओ तो NPOP का फुल फॉर्म आप गूगल सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये अपेडा का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, वो हमें बताता है कि आपका और प्रोडक्ट ये सर्टिफाइड है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में NPOP सर्टिफिकेशन पाने वाली अपनी सबसे पहली कंपनी थी ना। और एक बात रहेगी, ताली और ज्यादा बजेगी, अपनी सबसे कंपनी थी और लास्ट कंपनी है। इसके बाद में कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमें मिला तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे का नाम मिला तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। हमें NPOP सर्टिफिकेशन मिला है। ये NPOP सर्टिफिकेशन के साथ में अगर कोई किसान अपनी करता है अगले 3 साल तक, तो उसकी खेती को भी सर्टिफाई किया जा सकता है, उसकी खेती को भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल सकता है, और उसकी खेती से जो भी उपज निकलेगी वो दुनिया में ऑर्गेनिक उपज करके एक्सपोर्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे पास में NOP सर्टिफिकेशन भी है। NOP सर्टिफिकेशन वो होता है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पर अगर कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, आप लोगों को पता है केनिया में एक गुजरात बसता है। केनिया में, केनिया ऐसी एक अफ्रीकन कंट्री है जहां पर वहां की सेकंड लैंग्वेज कौन सी है पता है आपको? गुजराती। ये काले लोगों के पास में अपने गुजराती पहले नौकरी करने गए थे, वहां पे निग्रो लोग रहते केनिया में। ये अपने गोरे जो गुजराती वहां पे गए थे, नौकरी करने गए थे। अब पता चलता है कि वो काले इनके यहाँ नौकरी करते हैं। केनिया में सेकंड लैंग्वेज गुजराती हुई है। ऐसे कई कंट्री है दुनिया में जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में अपना नाम कमा चुके हैं। केनिया आज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बड़ा नाम कमाया है। सेनेगल बड़ा नाम, पूर्व अफ्रीका की कंट्री है। बहुत सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जहां पे ऑर्गेनिक खेती होती है। आप यहाँ बैठे बैठे ऑर्गेनिक खेती में अगर कोई गुजराती भाई काम कर रहा है, मैं आपको बताऊं लाखों गुजराती वहां पर ऑर्गेनिक खेती में काम कर रहे हैं केनिया में। अगर कोई बंदा आपका दोस्त हो, कोई भाई हो जो वहां पे, तो यहाँ बैठे बैठे आप उसे वो NOP सर्टिफिकेशन के द्वारा उसे दवाई कुरियर कर सकते हो। बिना रोक टोक आप उसे दवाई भेज सकते हो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए। बीवी यहाँ बढ़ेगी और धंधा वहां जाएगा। बात को समझो भाई, अपॉर्चुनिटी बता दी है। केनिया में कितने गुजराती है, अब ढूंढना चालू कर दो। सेनेगल में कितनी गुजराती है, ढूंढना चालू कर दो। अमेरिका में कितने गुजराती है जो आपसे डरते हैं, तो चालू कर दो। सब लोग खेती कर रहे हैं। पंजाब में जितने भी लोग कनाडा में बसते हैं, ये सबके सब खेती में वहां लग गए हैं, वहां पर खेती करते हैं। तो यहाँ से आप वहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। NOP सर्टिफिकेशन भी अपने पास में है। और ऐसे दोनों सर्टिफिकेशन पाने वाला अपना सर्टिफिकेशन तो देखिए, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में अपने पास में दूसरा ही नंबर है, 002 नंबर है अपने सर्टिफिकेशन का। अगर अपेडा की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो यमन लाइफस्टाइल का नाम आपको दिखेगा, अपना सर्टिफिकेट वहां पर दिखेगा।
कोई मनोज सर को ये ना पूछे कि हमें वो इको सर्ट वाला सर्टिफिकेशन भेज दो, ऑर्गेनिक वाला। क्यों फुकड़ में चाहिए सबको? जाओ ना गूगल पे, अपेडा का वेबसाइट ओपन करो और उसमें से डाउनलोड करो। अपने आप गर्व महसूस करोगे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन झलक रहा है। ये मजा आता है। अपेडा की वेबसाइट में जाके आप इको सर्ट, पहले हमारे पास में बायोसर्ट इंटरनेशनल का सर्टिफिकेशन था, पता है ना आप लोगों को? अब हम लोगों ने इको सर्ट जर्मनी का सर्टिफिकेशन लिया है। ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वाला सर्टिफिकेशन है। अपेडा एक्रेडिटेड वो एजेंसी है, उनकी तरफ से हमने ये सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। पूरी दुनिया में आप इसके साथ अपनी दवाइयाँ भेज सकते हो। सरकार ने हमें रिकॉग्नाइज किया है कि ये ऑर्गेनिक दवाइयाँ बनाते हैं और बेचते हैं। हमारे पास में सर्टिफिकेशन है। अब सवाल आता है कि अगर हम ऑर्गेनिक है और अगर हम ये बेच सकते हैं, क्या हम एग्रो सेंटर के साथ भी ये बेच सकते हैं? जहां से खेती का खाद बेचा जाता है, खेती की केमिकल दवाइयां बेची जा सकती है। एग्रो सेंटर, कृषि केंद्र जो है, वहां से जो किसान अपनी दवाइयां खाद लेते हैं, क्या उस सेंटर में भी आप रख सकते हो? तो क्या हम किस कायदे के अंतर्गत आते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो हम बायोस्टिमुलेंट एक्ट के तहत आते हैं। कौन से कायदे के अंदर आते हैं? बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आते हैं। अब कौन से कायदे एग्रीकल्चर पे बने हैं, ये आप समझ लेना बहुत जरूरी है। पहला तो आता है सीड एक्ट, जिसमें से ये जो बीज आप लगवाते हो वो आते हैं सीड एक्ट। दूसरा एक्ट आता है पेस्टिसाइड एक्ट। पेस्टिसाइड एक्ट वो होता है कि केमिकल की दवाइयां जो पेस्टिसाइड एक्ट के अंडर में आती है, वो दवाइयों लाइसेंस इसके अंडर में मिलता है। तीसरा आता है फर्टिलाइजर एक्ट। फर्टिलाइजर एक्ट मतलब जो कंपनी केमिकल फर्टिलाइजर बनाती है वो सब अपना लाइसेंस फर्टिलाइजर एक्ट के तहत लेते हैं। हमारी दवाइयां ना तो हम बीज है, ना हम पेस्टिसाइड है, ना ही हमें फर्टिलाइजर है। हमें ना तो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लगता है, ना ही हमें ओ फॉर्म लगता है। एक एक बात पे बड़ा दम है सर। इसके बाद में कोई लोग मत पूछना कि क्या हमारी कंपनी का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट आता है? नहीं आता। हमारा ओ फॉर्म आता है? नहीं आता, क्योंकि हम ना तो बाय डेफिनेशन फर्टिलाइजर है, ना ही पेस्टिसाइड है। हम आते हैं एक्ट के अंडर में। ये कायदा जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। अगर जुर्माना लगाते हैं, ऐसी कोई रिसिप्ट अगर आप मुझे दो तो उसकी 5 सेकंड में नौकरी गवा दूंगा। क्योंकि ये कायदे के बारे में मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं वो बातें आप समझिए। ये बायोस्टिमुलेंट एक्ट जो है, ये पिछले 2 सालों में भारत सरकार ने लगवाया है। ये कानून है, ये लगवाया है। ये भारत सरकार की हर एक एजेंसी को लागू पड़ता है। ये हर कंपनी जो इन 3 कायदे में नहीं आती है, जो बायोस्टिमुलेंट एक्ट में आते हैं, इनको ये लाइसेंस देना कंपलसरी है। अब इनकी 3 स्टेजेस है। बायोस्टिमुलेंट एक्ट के 3 स्टेजेस है। पहला है G2 सर्टिफिकेट, दूसरा है G3 सर्टिफिकेट और तीसरा है G1 सर्टिफिकेट। G फॉर गुजरात, G2, G3, G1, ये 3 स्टेजेस है, हमें परमिशन मिलेगी। अब पहला है G2 सर्टिफिकेशन। जो G2 सर्टिफिकेशन जिस राज्य में अपना मैन्युफैक्चरिंग है, उस राज्य में हमें वो राज्य सरकार हमें सर्टिफिकेशन देती है। ये क्या होता है? आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर स्टैंडर्ड है तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सर्टिफाई करती है, वो वाला राज्य सर्टिफाई करता है और वो हमें G2 सर्टिफिकेशन देता है। आप लिख लेना सर। और G2 सर्टिफिकेशन की जो लिमिट है देने की, वो आज मार्च 2024 तक हमें मिल सकता है। हमें तो ऑलरेडी मिल चुका है। इसका सर्टिफिकेशन मनोज सर के पास में है, बड़े रीजनल ऑफिस अहमदाबाद में है। ये सबके पास में ये होना चाहिए। G2 सर्टिफिकेशन के मिलने के बाद हम लोगों ने G3 के लिए अप्लाई किया हुआ है। दूसरा स्टेज के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। अब जब G2 की परमिशन ही लिमिट जो है 24 मार्च तक है, G3 की उसके सामने है।
और जब तक G3 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ये स्टेट लेवल का पहला परमिशन मिला, दूसरा स्टेज है सेंट्रल गवर्नमेंट से G3 परमिशन लेना, G3 सर्टिफिकेशन हमने अप्लाई कर चुके हैं। वो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं देती है, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है, उनका नोटिफिकेशन है सर, और नोटिफिकेशन सचिव के और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाम से निकलता है, और वो हर डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हर स्टेट के डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर को लागू पड़ता है। और वो उस लेटर में ये बोलते हैं कि जिन कंपनियों के पास में G2 सर्टिफिकेशन है, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट जो लिस्ट में लिखे गए हैं, वो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसका आप स्टोरेज कर सकते हो, और उसको आप सेल भी कर सकते हैं। अगर ये कोई लेटर को अगर नहीं मानता है, तो 5 मिनट में मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, वो लेटर लेके, जो लेटर आज मनोज सर के पास में है, वो लेटर दिखा के, देखिए अज्ञान सब में होता है। अगर वो ऑफिसर को अगर पता नहीं है, अगर आपको ये कायदा अगर पता नहीं है, तो आप उसे जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि ऑफिसर के पास में बहुत सारे अधिकार होते हैं। अधिकारी आते हैं अपनी दुकान पर, वो आपका सैंपल उठाएंगे, आप सेल नहीं कर सकते, आपके पास में वो हमारी स्टेट लेवल की परमिशन नहीं है, वो आप लेटर दिखाओ उसे। उसके बाद भी अगर वो कुछ करता है, तो मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, उसी पुलिस स्टेशन में जाके उसकी अगेंस्ट में कंप्लेंट करना है आपने, खुली छूट है आपको। उसी ऑफिसर का नाम लीजिए, अगर वो बोलता है कि आप सेल नहीं कर सकते, बट उसे आप वो कागज दिखाइए। अधिकार होते हैं उनके पास, आपको जवाब पूछने का पूरा अधिकार होता है अधिकारी के पास में, आपका जवाब देने का पूरा हक बनता है। वो आपको पूछ सकते हैं, आपने जवाब देना चाहिए, अधिकार है उनका। आपने जवाब दिया, सर इस लेटर के अंडर में हमें G2 मिला है, इस कायदे के अंतर्गत हमने G3 को अप्लाई किया हुआ है, और ये लेटर बोलता है जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखा हुआ है, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को लिखा हुआ लेटर है। ये लेटर आखिरी के पॉइंट में लिखा हुआ है, 3rd पॉइंट है, वो आखिरी के पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप अगर आपके पास में G2 है, G3 के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप उन लिस्ट में से जितने प्रोडक्ट आते हैं, वो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और भारत के किसी भी कोने में आप इसे बेच सकते हो। गुजरात भारत में आता है, Yes. आपका गांव आता है भारत में, तो अधिकारी को मानना पड़ेगा। ये बताने के बाद में भी अगर अधिकारी नहीं मानता है, तो कुछ लेन देन की बात है। अब लेन देन में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कट कर देना भाई, जो सेंसर वाली बात है ना, कट कर देना। तो ये जो लेन देन की बात है, उसमें तो ना सीनियर कुछ कर सकता है, ना हम कुछ कर सकते हैं। उनका कुछ होगा तो दे दीजिएगा, बट डरने की बात बिल्कुल नहीं है। कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकने की कोशिश करता है, तो उसे बोलना, भाई ऑफिशियल लेटर मुझे चाहिए। ऑफिशियल लेटर मिल गया ना, उसके बाद में वो कंपनी में भेज दीजिए, उस अधिकारी के ऊपर में क्या कंप्लेंट करनी है हम लोग कर देंगे। बिल्कुल, हम कोई चोरी तो कर नहीं रहे, हम GST भर रहे हैं, हमारे पास में G2 है, हम G3 के लिए अप्लाई किया हुआ है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं पाया जाता, जो हम बोल रहे हैं उसी तरीके से हमारे ये है रिजल्ट है, और किसान को रिजल्ट भी आते हैं। तो हम बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आते हैं। फिर से दोहराता हूं, हम बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आते हैं। ये कायदा 2 साल पहले से लागू हुआ है भारत में, और इस कायदे के अंतर्गत 3 अवस्थाएं होती है। पहला सर्टिफिकेट होता है G2, वो हमें मिल चुका है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सर्टिफाई करता है। दूसरी स्टेज है G3, जिसके लिए हमने अप्लाई किया है। भारत सरकार का हमें G3 मिलने की संभावना है, जो हमें मिलेगा तब हम जीवन के लिए जाएंगे। जीवन क्या होता है? आफ्टर G3 मिलने के बाद में हर स्टेट की सेल परमिशन हमें लेनी होती है, जिसकी प्रोसीजर आज आई नहीं है। जब भारत सरकार हमें सर्टिफिकेशन देने के लिए अगर उनकी लिमिट में है, तो स्टेट लेवल का कोई ऑफिसर हमें फोर्स नहीं कर सकता। हम प्रोसीजर में लगे हुए हैं, प्रोसीजर चल रही है। भारत सरकार इसमें हमें सर्टिफाई करेगी और जरूर करेगी।
आज हम सेंट्रल मिनिस्ट्री के बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैं खुद काम कर रहा हूं, तो डॉक्टर मोहन के प्रोडक्ट को कोई रोक सकता है बता? तो विश्वास रखिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। किसी भी दुकानदार को, हाँ एक बात है, बताने के बाद में अगर दुकानदार ये बोलता है कि हम आपके प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसे कन्विंस करने के लिए यही 3-4 बातें हैं। ये 3-4 बातें अगर वो मानता नहीं है तो फिर आपके इंटर रिलेशन काम करेंगे। जहाँ पे पहचान है वहां बिजनेस कर लो, जहाँ पे पहचान नहीं है वहां बिजनेस ना करो। बट अपना तो डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हम किसान के पास जा सकते हैं, तो दुकानदार की जरूरत क्या है? हम तो बोलते ही है ना कि बीच वाला प्रॉफिट हम आपको दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे? तो अपने प्रिंसिपल के साथ में रहिए, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप लेके किसान को दीजिए, सस्ता भी मिलेगा और फायदे में भी रहोगे और आपका बैंक बैलेंस भी बना रहेगा। ठीक है सर, हम बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। हम वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट के साथ में चल रहे हैं। हमारे पास में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी है। ये सब हमारी पहचान है। वही तो मैंने आपको कहा था कि जो लेटर बोल रहा है, जो भारत सरकार का लेटर आया है, जो हर एक स्टेट के डायरेक्टर को मिला है, वो तो आज मेरे मोबाइल में भी है, मैं सर को भेज दूंगा, सबके मोबाइल में आ जाएगा। इट इज एड्रेसिंग टू एवरी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एवरी स्टेट लेवल। वो ये बोलते हैं कि अगर आपके पास में G3, अगर आपके पास में G2 है तो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं और आप सेल भी कर सकते हैं। प्योर बिल्कुल इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। ये कंडीशन क्लियर कट है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन ऑफिसर का ट्रेनिंग अगर आपके डायरेक्टर ने नहीं ले लिया है तो वो हमारी गलती नहीं है। वो उनके ट्रेनिंग और उनकी इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर की लेवल की इंफॉर्मेशन अगर नीचे की ऑफिसर में नहीं आई तो हम क्या कर सकते हैं? बट हम उस ऑफिसर का मान सम्मान करेंगे क्योंकि उनका अधिकार है, उन्हें हमारी तरफ से ये लेटर दिखाए जाए तो ये दिखा सकते हैं। और फिर भी वो ना माने, अगर कोई कार्रवाई करती है, उन्हें कार्रवाई करने का पूरा अधिकार, बट उसके बाद में हमें भी कार्रवाई करने का अधिकार है, हम कर सकते हैं। कायदा अगर उनके लिए है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, हम पब्लिक है बॉस, पब्लिक है, सब जानती है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर उसके पास अधिकार है तो हमारे पास भी कायदा है। डायरेक्टर को लेटर आया है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से लेटर आया है और वो खुद ये बोलते हैं, उन्हें पता है भारत सरकार की बात कोई टाल सकता है भला? अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप करिए। अगर आप हाई कोर्ट का अगर अपमान करना चाहते हो तो आप करिए। वो वाली 2 कायदे अगर उसको डाल दूंगा ना तो पूरी जिंदगी उसे सड़ा दूंगा जेल में। मैं आपको बोलता हूं, कोई किसी कोर्ट का अपमान कर सकता है क्या? कोई किसी अधिकारी का अपमान कर सकता है? अगर कोई मिनिस्टर अगर कोई लेटर निकालता है उसको मायने रखता है सर। अगर फिर भी ना माने तो उसका दुर्भाग्य है, हम क्या कर सकते हैं? बट डरने की कोई बात नहीं है, उसमें कोई चोरी नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, हम बिल्कुल लीगल जा रहे हैं, लीगल बिजनेस है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वन। ठीक है? भाई एक मानते हो कि नहीं? एक मानते हो? यस, हम है, बाकी सब कम पानी कम है। ये छाती ठोक के जब मैं ये बोलता हूं ना, इसमें कोई प्राउड नहीं है, प्राइड नहीं है, इसमें कोई गर्व नहीं है मुझे, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है। सर G35 से निकल के 75 की गोद में जब हम आए थे ना, वो कहां चले गए जिनके बाल चले गए 35 से 75 आते आते? हाँ जी, बाहर चले गए। G35 से निकल के दवा भाई G70 में आते आते बाहर चले गए। 800 करोड़ हमने बिजनेस कर लिया सर। ये कारवा कहां जाएगा, किसको लेके जाएगा पता नहीं चलेगा।
और मैं ये कहता हूँ, ऐसी ऐसी नायाब चीजें अपनी बास्केट में आ रही है, अपने साथ में आ रही है, और सरकार भी अपना साथ दे रही है, भारत सरकार भी साथ दे रही है, पूरी दुनिया ये बोल रही है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो, तो सबका साथ अपना हमें मिल रहा है, और हमारा खुद का भी विकास भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। सबका साथ सबका विकास होगा, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत सारा बिजनेस है अपने लिए, बहुत सारा। मैं आज एक एक प्रोडक्ट का मार्केट साइज जब आपको बताऊंगा, और आखिरी में जो लोग यहाँ पे गुड न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ। इस उम्र में कोई गुड न्यूज नहीं दूंगा, बट मैं एक न्यूज आपको दूंगा जो गुड होगी। क्यों हंस रहे हो यार, 50 की उम्र हो गई। अब मैं आपको एक गुड न्यूज जरूर दूंगा, बट आखिरी में दूंगा, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। आपको लगेगा यूरोप घुमाने के लिए आ गए हैं डॉक्टर घुमाने ना, बट ऐसी न्यूज दूंगा, आप उछल कूद करोगे, बड़ा ऊपर वाले सीट पकड़ के बैठना, नहीं तो उछल कूद करते करते नीचे ना आ जाओ। क्योंकि बात ही ऐसी है कि आप झूमने लगोगे, और इतनी बड़ी मार्केट में जब आप एंटर करोगे तो आपको लगेगा यस, मैंने अब इंडिया एग्रो का ही बिजनेस करना चाहिए। बट ये लगना बहुत गलत है। इंडिया एग्रो का ही नहीं, इंडिया एग्रो का भी करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी कंपनी का बिजनेस कर रहे हैं तो ईऑन का बिजनेस कर रहे हैं आप लोग, तो 1+1 11 करना है अपने को। 1+1 11 करना है। हम है ही लोग वैसे, 1+1 2 नहीं है, 1+1 11 है। ईऑन का 1 होगा और इंडिया एग्रो का 1 होगा तो अपना 11 हो सकता है। अगर ईऑन का धंधा छोड़ के अगर आप 11 से ऑन एंड ऑन का बिजनेस अगर आप छोड़ के अगर इंडिया एग्रो का बिजनेस करोगे तो आपके हाथ में तो एक ही बचा ना, 1+1 11 करना है सर। तो जोड़ना है बिजनेस को इक्वल नहीं रखना है, 1+1 करना है। तो ईऑन भी करना है और आपको इंडिया एग्रो भी करना है। बट पता चलेगा इंडिया एग्रो ने बहुत ज्यादा टर्नओवर कर लिया, पता चला कि ईऑन भी उसका पल्लू पकड़ के बाहर आ रहा है। आज हमें ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि इंडिया एग्रो का साइंटिस्ट 95 लेके स्टेज पे घूमता है, बट यहां सामने बैठे हुए जो लोग हैं वो इंडिया एग्रो बेच के डायमंड बने हुए हैं। सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आज हम उनका दामन थामे हैं, कल वो हमारा दामन थामेंगे। बात वही है कि दोनों को साथ में चलना है। 1+1 11, ये फार्मूला तय करके रखना चाहिए। और कितने लोग मुझे बताइए, मैं सभी का प्रमोशन करता हूँ मनोज सर, तो मेरा सबका फीस देना पड़ेगा, है कि नहीं? यमाई डिजी वर्ल्ड किन किन लोगों ने लिया है बताओ सर? और जो लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए हैं उन लोगों ने क्यों नहीं लिया ये भी बताओ। आपको सिलेक्शन के लिए जाना है तो रिजेक्शन के लिए भी जाना है। क्या जेब में पैसा नहीं था? क्या आप इसका महत्व नहीं समझते? क्या आप लोगों को यह समझ में नहीं आता? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, दुनिया नीचे से गुजराती वहां पर भी जाएंगे, मैं बताता हूँ, और वहां से भी डर के अमेरिकन भाग जाएंगे, चाइनीज भाग जाएंगे, गुजराती अपना राज करेंगे मंगल के ऊपर। ये हो सकता है। तो आपने यहाँ डिजी वर्ल्ड क्यों नहीं लिया? सर आप लोगों को पता है अगर प्रोग्रेस करना है तो ऑनलाइन रहना पड़ेगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट खुद करनी पड़ेगी। लोग ये बोलते हैं कि भाई मुझे बात करनी नहीं आती है। मुझे नहीं, अपने आप से जब बात करते हैं, मैं तो बहुत बात कर लेता हूँ, ज्यादा बात करता हूँ आजकल। आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो सीखनी चाहिए, अगर इंग्लिश नहीं आती तो सीखनी चाहिए। दुनिया के साथ में कैसे कनेक्ट करेंगे अगर आप पढ़े लिखे नहीं है? पर मैंने कई ऐसे अनपढ़ गवारों को देखा है कि जो इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आप बात नहीं कर सकते हैं तो आप किसी के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये हमारे डिजी वर्ल्ड अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आपका कर्म बेकार।
आप बड़े ही गरीब आदमी हो, आप कर्म जले हो। बेकार बेकार चीजें मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। अगर आपको नेटवर्किंग सीखनी है तो MIDG वर्ल्ड लेना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर मोहन के साथ में बात करनी पड़ेगी तो MIDG वर्ल्ड लेना पड़ेगा। आने वाली कुछ चीजें अगर आपको सीखनी होगी, के बारे में जानना होगा, कंपनी के आने वाले प्लान्स के बारे में जानना होगा, कुछ एक्सपर्ट्स की अगर आपको सलाह लेनी होगी, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपको करनी होगी, तो आपको MIDG वर्ल्ड लेना होगा। और ये सब बातें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि नहीं है? यस। और भाई साहब 12,000 का पैकेज है, उसमें भी 75 मिलता, 11,000 का है, उसमें 7 मैंने लिया है, 75 बीवी भी मिल रही है, पैसा भी वापस आ रहा है, सब कुछ है, फिर भी आप लोगे नहीं, है कि नहीं? मनोज सर क्या बात है यार, गुजराती लोगों को इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता। सबसे पहले तो ब्लॉक गुजराती लोगों ने करना चाहिए MIDG वर्ल्ड। जहां पे पैसा है वो भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। कर लो सर, अगले कुछ चंद दिनों में MIDG वर्ल्ड भी आप कर लो, हमारे साथ में जुड़ो। अगले कुछ, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के अलर्ट्स भी उसके ऊपर में देते हैं, सक्सेस स्टोरीज उसके ऊपर में हम डालने वाले हैं। आजकल गुजरात हर कोने से हमें वीडियोज आते हैं, हर भारत के कोने से वीडियो आते हैं, हर एक लैंग्वेज में हम वीडियोज आते हैं, हम अपलोड करने वाले हैं। आप वहां पे दिखा सकते हैं। MIDG वर्ल्ड खोल के कोई किसान को आप गुजराती में अगर कोई बात कर रहा है तो वो दिखा सकते हैं, भाई साहब मेहसाणा में रिजल्ट आए हैं, तो क्या अहमदाबाद में रिजल्ट नहीं आएंगे? क्या सूरत में रिजल्ट नहीं आएंगे? क्या कच्छ में रिजल्ट नहीं आएंगे? क्या कच्छ वाला अगर बात कर रहा है तो सूरत वाला सुनेगा नहीं? क्या राजकोट वाला बात कर रहा है तो भावनगर वाला सुनेगा नहीं? क्या सुनेगा? किसी को बताने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए MIDG वर्ल्ड लीजिए सर। लोगे? आप हामी भरते हैं मेरे सामने? मैंने तो कोई उसमें आईडी लगा नहीं है कि जो मैंने ये बात कर दी और आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो मुझे कोई बीवी मिलेगी। बट अपने आप के लिए ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है। MIDG वर्ल्ड के साथ में जुड़े रहे और इंडिया एग्रो के साथ में भी आप जुड़े रहे। ये इकोसर्ट का सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अपना है। ये सर्टिफिकेशन भी अपने पास में होना चाहिए, ये हर एक के पास में होना चाहिए। इसका प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल बनवा के अपनी बैग में इसे रख लीजिए। कोई ऑफिसर अगर ऐसे आते हैं तो इनको ये दिखाइए, G2 का सर्टिफिकेशन उनको दिखाइए, और उसके बाद भी अगर वो वाला लेटर भी अपने पास में रखिए जो मनोज सर को मैं आपको भेजूंगा। वो बताता है कि आप सेल भी कर सकते हो, स्टोरेज भी कर सकते हो, मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो। ये सब बातें आप लोगों ने करनी चाहिए। तो ये सर्टिफिकेशन है। अब इंडिया ग्रो प्रोडक्ट के बारे में, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए, ये समझना भी बहुत जरूरी, क्योंकि ये नहीं समझोगे छोटी बात है, बहुत बड़े मायने रखती है। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा हुआ है कि अगर इंडिया ग्रो उत्पाद अगर आप शुरू कर रहे हैं, बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो ये बिजनेस कैसे किया जाए ये लोगों को आपको समझना चाहिए। सबसे पहले आप अपने जो प्रोडक्ट की लिटरेचर है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज में है, MIDG वर्ल्ड के ऊपर में वो लोकल लैंग्वेज में आपको पाए जाते हैं, गुजराती में पाया जाता है, वो सबसे पहले अध्ययन करें उसका, उसकी स्टडी करें। उस प्रोडक्ट को पहले आप समझें, कहाँ इस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो, किन किन किसानों को आप दे सकते हो। कुछ एग्रीकल्चर के बारे में आप उसकी जानकारी लें, पूरी तरीके से आप प्रोडक्ट को समझें। हर बार कोई ट्रेनर नहीं आएगा यहाँ पर आपको समझाने के लिए। जब तक आप अपने आप पे ट्रेनर नहीं बनते, आपको कोई सिखा नहीं सकता। अगर आप नहीं सीख पाए, आप आगे अगर ये कारोबार नहीं बढ़ा पाए, ये संस्कार आप अपनी टीम को नहीं दे पाए, तो आप टीम लीडर ही नहीं है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा आपको, पर बार बार मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने आप को सीखो। पहले पता था आपको 95 के बारे में, बट सीखे ना आप, अभी डॉक्टर बन गए। यूरिफ्लक्स के बारे में पता था आपको? मैन शक्ति वाला मैन के बारे में पता था? हाँ वो पता था, वो लेके देखा आपने, है ना? तो ये प्रोडक्ट जब आपने बेचे हैं, समझे हैं, इसका ट्रेनिंग लिया है, इसका अध्ययन किया है, तो आपको पता चला है
कि हम ये कर सकते हैं, इंडिया एग्रो के साथ में भी ये करें, लिटरेचर पढ़े, लोगों के अनुभव सुने, कहाँ पर कैसे काम हो रहा है ये सुने और आपका काम आगे बढ़ाए। ये भी आप कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट में 8 प्रोडक्ट की रेंज में यमाई वीर करके एक प्रोडक्ट है, यमाई सिट्रा करके एक प्रोडक्ट है और प्राउड करके एक प्रोडक्ट है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं किया जा सकता। यमाई प्राउड में यमाई वीर मिक्स नहीं कर सकते हैं और यमाई प्राउड के साथ में यमाई सिट्रा भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपने नहीं करनी चाहिए। फील्ड में जब भी आप जाओ तो ये आपने नहीं बताना चाहिए। अब ये डॉक्टर मोहन ने बोला इसलिए बिल्कुल कंपलसरी है कि ये नहीं करना है, बट उसके पीछे का कारण भी आप समझिए। यमाई प्राउड निगेटिव वैलेंसी वाला केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट है और यमाई वीर पॉजिटिव वैलेंसी वाला प्रोडक्ट है। निगेटिव पॉजिटिव जब भी मिक्स होता है न्यूट्रल हो जाता है, एक भी दवाई का रिजल्ट नहीं आता। इसलिए अगर एक ही खेती में अगर आपको यमाई प्राउड की भी जरूरत है और यमाई वीर की भी जरूरत है तब भी मिक्स नहीं करना है। पहले यमाई प्राउड का छिड़काव कर लो या फिर यमाई वीर का छिड़काव कर लीजिए, उसके 2 दिन बाद आप यमाई प्राउड का छिड़काव कर लो। ये आप कर सकते हो। इस स्प्रेइंग को सेपरेट लेना होगा। ये 2 कॉम्बिनेशन आप नहीं कर सकते, यमाई प्राउड के साथ में यमाई वीर या फिर के साथ में यमाई सिट्रा, ये नहीं करना है। बट यमाई वीर के साथ में यमाई सिट्रा आप मिक्स कर सकते हैं। ये सब छोड़ के आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट के साथ में मिक्स कर सकते हैं। एक सवाल जरूर आता है, एक सवाल जरूर आता है कि क्या हम अपनी दवाइयां केमिकल के साथ में मिक्स करके दे सकते हैं? किसान ये भी पूछते हैं ना कि केमिकल के साथ में क्या मिक्स करके दे सकते हैं? अपनी हर दवाई केमिकल के साथ में मिक्स कर सकते हैं। बस सवाल अपने आप से पूछे कि क्या किसानों का खर्चा आप आधा करने आए हैं तो क्या आप मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी? जब वही काम अपना प्रोडक्ट कर रहे हैं तो केमिकल क्यों मिक्स करोगे भाई साहब? ये सवाल अपने आप से पूछो ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जरूरत नहीं है, बट करना चाहता है तो कर सकता है। दूसरी एक बात, अगर जो डोजेस अपने प्रोडक्ट के अगर लिखे गए हैं, जो बताए हैं, वो डोजेस आपने प्योर तरीके से फॉलो करने चाहिए। अगर डोजेस डबल भी हो जाते हैं, कभी कभी बोला जाता है कि 2 ml 1 लीटर पानी में आपने छिड़काव करना चाहिए। अगर 2 ml का डोज बोला है, अगर वो 4 ml हो जाता है, 5 ml हो जाता है तो आपका खेत जलेगा नहीं, कोई एडवर्स इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि किसानों की कोई आदत होती है, आपने 2 बोला तो वो 3 डाल देता है। होता है ना, बहुत सारे किसान ऐसे करते हैं, उनको ज्यादा रिजल्ट चाहिए होता है, पर ज्यादा रिजल्ट और कम रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 2 बोला है तो 2 से ही ज्यादा रिजल्ट आएंगे, 3 से कोई ज्यादा रिजल्ट आएगा नहीं। हाँ, आपकी बीवी बढ़ सकती है, बट उसका सेल भी, उसका पैसा खर्चा होगा अननेसेसरी। अगर आपने 2 ml का डोज बोला है, जो डोज बोला गया है, अगर आप अंडर डोज करते हैं किसी भी दवाई को तो आपको 1% भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो अंडर डोज भी अपना प्रोडक्ट ना करें, जितना बोला गया है उतना डोज आप डालें। और ये सब बातें आपने अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब भी आप इंडिया एग्रो का प्रोडक्ट बेचते हैं और इसे सेल करते हैं। समझ में आ गया सर? समझ में आया? इतनी शांति क्यों बनी है भाई? वो एक हैंगल का डायलॉग पता है आप लोगों को? एक हैंगल का डायलॉग पता है आपको? शोले का। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और वो भी दवा भाई अपनी तरह ही दिखता था, बिना बाल वाला ही था। एक हंगल आपके और मेरे जैसे दिखता था वो। एक हंगल बोलता था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो ताली बीच बीच में बजा दिया करना, ठीक है ना? सन्नाटा क्यों से अपनी बातें बताना बहुत जरूरी है। अभी तक तो हम एग्रीकल्चर के लिए कैसे करें, क्या करें, ये सब बातें हम बताने वाले थे। सर ने बताया था कि 1 बजे खाना खाना है, बराबर है? 15 मिनट बचे हुए हैं। अपने प्रोडक्ट शुरू करने से पहले
15 मिनट का मैं बता देता हूँ। खाना खा के हम यहाँ बैठेंगे, अगले फिर 10 घंटे मुझे चाहिए। ठीक है सर, 10 घंटे रुकने के लिए तैयार है?